So today's topic is normalization, right? So it's actually a theoretical concept. So normalization होता क्या है, पहले उसको समझते हैं. So normalization is the process of efficiently organizing data in a database. ठीक है? It is a set of rules, guidelines, statements that we follow while storing the data. देखो, जब हम कोई डेटाबेस डिजाइन करते हैं, हम क्या सोचते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी टेबल्स उसके अंदर होंगी, राइट? ये हमारा प्लानिंग का पार्ट है. जब हम टेबल्स डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन सा डेटा टाइप होगा, राइट, उस टाइम पे हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, टेबल्स डिजाइन करने के टाइम पे, राइट, कि उसके अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे. ठीक है, उन गाइडलाइंस को, उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, राइट. नॉर्मलाइजेशन मतलब है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना. रूल्स रेगुलेशंस बोल सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल सकते हो. तो जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने कुछ रेकमेंड किया होता है अपनी रिसर्च के बाद कि आपको ऐसे टेबल्स बनानी चाहिए, ये रूल फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो उस सेट ऑफ रूल्स को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन. मेन रीजन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? द मेन रीजन फॉर नॉर्मलाइजेशन इज एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा. व्हाट इज रिडंडेंट डेटा? एनीबॉडी हु कैन टेल मी, क्या मतलब होता है रिडंडेंसी का? डुप्लीकेट, रेपिटेशन, राइट. सो अगर रेपिटेशन ऑफ द डेटा हो रहा है तो उसका क्या ड्रॉबैक? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डुप्लीकेट डेटा और रेपिटेशन ऑफ द डेटा? will take the more memory, more storage. तो आपकी स्टोरेज वेस्ट हो रही है, राइट. सर डेटा रिट्राइव करने में कई बार इशू आ सकता है, डेटा ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ सकता है, which can create lot of anomalies, right? Insertion anomaly, update anomaly, ठीक है, ये सब anomalies आ सकती है. कल हमने देखा था, राइट, कि अगर दो वैल्यू सेम है तो कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होगा, वी डोंट नो, या तो दोनों ही हो जाएंगे, है ना. तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेटा को के रेपिटेशन को कम करें. अगर खत्म नहीं कर सकते तो उसको रिड्यूस कर सके जितना पॉसिबल हो सके. दैट इज द फर्स्ट रीजन, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा. लेट मी शो यू एन एग्जांपल, तब आपको समझ में आएगा रिडंडेंसी क्या है. लुक एट दिस टेबल. इस टेबल में मैं स्टोर कर रहा हूं एनरोलमेंट नंबर, सीरियल नंबर, एड्रेस, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर एंड ऑफिस. एंड लुक एट दिस. एक तो रिडंडेंसी सबने देखी होगी, एग्जैक्ट डुप्लीकेट रो है, राइट. बट वही रिडंडेंसी नहीं होता अगर कुछ पार्ट भी आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज आल्सो रिडंडेंसी. फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस डेटा. सेम इंफॉर्मेशन 3 बार रिपीट हो रही है. 111 राहुल, 111 राहुल, 111 राहुल. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी. लेट्स लुक वन मोर इंफॉर्मेशन. और इसको मैं और क्या देखता हूँ, यहाँ पे एड्रेस भी रिपीट हो रहा है पूरा. एनरोलमेंट नंबर, राहुल, एड्रेस, राइट. सो दिस इज रिडंडेंसी. लुक एट दिस इंफॉर्मेशन. कोर्स नंबर सेम है दोनों रोज का, पाइथन, और कोर्स नेम सेम है, इंस्ट्रक्टर नेम सेम है, ऑफिस नंबर इज ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो रिडंडेंसी. So these are the examples of data redundancy which could be there in our data set. और इसका ड्रॉबैक क्या होता है? मेमोरी कंज्यूम करती है डेटा. ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम डेटा रिडंडेंसी को खत्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको रिड्यूस करने के लिए एफर्ट लगा सकते. जीरो करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको रिड्यूस करना है. रिड्यूस करने को ही हम डेटा नॉलेज. तो एक नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस बहुत सारी होती, राइट. वी आर गोइंग टू लर्न ओनली 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आपने 3 लेवल तक रूल्स फॉलो कर लिए तो योर सेफ. ओके, सो 3 लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ेंगे. अदरवाइज अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो 10 लेवल्स तक भी होता है नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किसको बोलते हैं? सबसे पहले स्टेजेस के थ्रू जाता है टेबल हमारा डेटाबेस, राइट. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के क्या रूल्स हैं? पहला रूल है
A table is in 1NF मत first normal form if there are no duplicate rows in the table. सबसे पहले तो कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, पहला रूल ये कहता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, सब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, ईच डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन द रिलेशन, रिलेशन का मतलब है टेबल, इज सिंगल वैल्यू। अब ये क्या चीज है, ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं, इसका मतलब क्या है कि सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड क्या होता है। लुक एट दिस टेबल, इसमें है रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। एंड लुक एट दिस, इन द कोर्सेज दीपक जो है 2 कोर्स कर रहा है, सी और C++। तो इस सेल में 2 वैल्यूज आ गई। दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यू। लुक एट दिस प्रशांत, ही इज डूइंग 2 कोर्सेज C एंड DBMS। तो इस सेल में फिर से 2 वैल्यूज आ गई, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, इट शुड बी सिंगल वैल्यू, वी कांट हैव मोर देन 1 वैल्यू इन 1 सेल। तो इज दिस टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? नो, बिकॉज इट इज ब्रीचिंग माई फर्स्ट। ये नहीं होना चाहिए, हर सेल में एक ही वैल्यू। एंड दिस इज व्हाट आई सेड, each data value stored in the relation is single value. Third, entries in a column are of same kind. मतलब एक कॉलम के अंदर एक ही तरह का डेटा होना चाहिए। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, उसके अंदर आधा डेटा आपका नंबर है और आधा डेटा आपका डेट है। एक कॉलम के अंदर एक ही डेटा टाइप होना चाहिए। That's the third rule. Mix नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, right? So otherwise what will happen? It will create problems. So one column should have only one data. तो अगर मुझे डुप्लीकेट रो को अवॉइड करना है कि मेरी टेबल में डुप्लीकेट रो ना आए, तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है, मैं एक प्राइमरी की बना देता हूँ। प्राइमरी की आते ही क्या कोई डुप्लीकेट रो आ सकती है मेरी टेबल में? That is why we say that we must have a primary key in a table. उसका रीजन है कि because of the primary key there will not be any duplicate rows in the table, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड वाला जो पॉइंट है सिंगल वैल्यू, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने दिखाई थी, अगर आपको इस टाइप से डेटा को स्टोर करना है तो हम क्या इसको इम्प्रोवाइज करें कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहला सॉल्यूशन है, आई कैन store the data like this. I can add one more column, course 1 and course 2. अब दीपक क्या करेगा, C और C++, C और DBMS, ठीक है। तो one solution is I add one more extra column. अब ये सिंगल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया, मल्टी वैल्यू नहीं है, ठीक है। दिस इज वन सॉल्यूशन, बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सॉल्यूशन? कॉलम तो ठीक है, because this is storing some values, but the problem is, look at this राहुल एक ही कोर्स कर रहा है जावा, कोर्स 2 में उसका नल वैल्यू। इमेजिन करो एक स्टूडेंट 5 कोर्स भी कर रहा है और एक स्टूडेंट एक कोर्स कर रहा है, तो जो एक कोर्स कर रहा है उसकी कितनी नल वैल्यूज आ जाएंगी? 4 नल वैल्यूज आ जाएंगी। और जितनी ज्यादा नल वैल्यूज होती हैं आपकी टेबल में, उतना ही हमारा लिए नुकसान, क्योंकि नल वैल्यूज से भी प्रॉब्लम्स आती है। तो वी शुड नॉट हैव नल वैल्यूज। तो ये सॉल्यूशन एक तो ये है, इससे बट नल वैल्यूज इंट्रोड्यूस हो जाती है टेबल। व्हाट कुड बी अदर सॉल्यूशन? लेट्स सी। अनदर सॉल्यूशन इज, मैं रोज ऐड कर देता हूं। पहले मैंने कॉलम ऐड करे थे, अब मैंने रोज ऐड कर दी। मैंने एक और दीपक की एक और रो ऐड कर दी, 1 दीपक C, 1 दीपक C++। मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि मल्टी वैल्यू खत्म हो गया, राइट, सिंगल वैल्यूड आ गया। इसने भी यहाँ पे एक रो ऐड कर दी प्रशांत की लिए भी, उसका भी एक में आ गया C, एक में D, ठीक है। हाँ, तो इससे तो सिंगल वैल्यू तो हो गया, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? आपको फिर से रिडंडेंसी आ गई। ये रिडंडेंसी है ना, रिपीट हो रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
व्हाट कुड बी द अदर सॉल्यूशन, लेट्स सी। अब इस डेटा को कैसे स्टोर करें? तीसरा तरीका है, मैं इस टेबल को डिकम्पोज कर देता हूं दो टेबल में, राइट। इस टेबल को मैंने दो टेबल में डिकम्पोज कर दिया। एक टेबल में मैं स्टोर कर रहा हूं रोल नंबर और नेम, सिंगल वैल्यूड है और कोई रेपिटेशन भी नहीं, राइट। और इस टेबल में मैं स्टोर कर रहा हूं रोल नंबर और कोर्स। तो ये हो गई स्टूडेंट टेबल, ये हो गया कोर्स टेबल। अब यहाँ पे भी आपका कोई रेपिटेशन नहीं है, सिंगल वैल्यूड भी है, राइट। तो इस तरह से ये कौन सी, इसको मैं क्या बोलूंगा, कोर्स टेबल और उसको स्टूडेंट टेबल, और दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बना दूंगा, किसके बेस पे, रोल नंबर के बेस। एंड दैट इज द रीजन हम इसको डिकम्पोज करके ऐसे इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले जा सकते। नाउ these two tables are in first normal, ठीक है। आउट ऑफ द ऑल द सॉल्यूशंस वी हैव सीन, दिस इज मच बेटर, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? इजी है ना इसको, और अगर कोई नया स्टूडेंट आ गया तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ आसानी से, राइट। आई कैन एक्सटेंड दिस। So this is the way we actually take the single first normal form में ले जाते हैं। Let's see what is second normal form. Second normal form कहता है कि it should meet all the rules of first normal form. ये पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को मीट करेगा, देन ओनली इट विल गो टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल चलेगी। और इसका रूल क्या कहता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का? देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द कॉलम ऑन द प्राइमरी। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। अभी देखो, मान लीजिए इस टेबल के अंदर एनरोलमेंट नंबर एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम पता करने के लिए मुझे एनरोलमेंट नंबर की जरूरत है, राइट। ओके, एक मैंने आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट बताया था कल, व्हाट इज ए कॉम्पोजिट की, कोई बता सकता है? डिड आई डिस्कस दिस? सर जिसमें वन और मोर कॉलम, जिसमें वन और मोर कॉलम को यूज करके, मोर देन वन कॉलम को यूज करके मैंने प्राइमरी की बनाई, तो ठीक है। तो कॉम्बिन व्हेन आई यूज मोर देन वन कॉलम टू क्रिएट ए प्राइमरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। तो अब इमेजिन करो इस टेबल के अंदर क्या मैं एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना सकता हूं? पॉसिबल है इसको एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बना, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर तो रिपीट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई एनरोलमेंट नंबर कांट बी ए प्राइमरी की इन दिस टेबल। अगर एस नेम को बना सकता हूं प्राइमरी की, एड्रेस को बना सकता हूं, कोर्स नंबर को बना सकता हूं, कोर्स नंबर भी तो रिपीट होता है क्योंकि वो ऑल कॉमन है, तो प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है। कोर्स नंबर इज ऑल्सो रिपीटिंग। और इंस्ट्रक्टर को बना सकता हूं, ऑफिस को बना सकता हूं। तो अब क्या चैलेंज है कि अब मैं किसी सिंगल कॉलम के बेस पे कोई प्राइमरी की नहीं बना पा रहा इस टेबल। Then what I will do, I will try to find the combination of the columns on the basis of which I can create a primary. तो इस टेबल में मैं एक प्राइमरी की बनाऊंगा एनरोलमेंट नंबर और कोर्स नंबर को यूज करके। अब देखो हर कॉम्बिनेशन एक यूनिक बन रहा है। पहला 111C1, सेकेंड 111C2, 111C3 एंड 112C3। कोई कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है? तो इज इट क्लियर कि हम क्यों बनाते हैं कॉम्पोजिट की, कि कभी कभी सिंगल कॉलम के बेस पे आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं। अब ये टेबल मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की। और अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनरोलमेंट नंबर और कोर्स नंबर प्राइमरी की, ठीक है। तो अगर मुझे स्टूडेंट का नाम निकालना है, can I get the name of the student using enrollment number? Can I write a query? Right? So I can find out the name of the student using the enrollment number. Do I need the course number to find the student name?
कोर्स नंबर की जरूरत है मुझे? सिर्फ स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर के बेसिस में स्टूडेंट का नाम पता लगा सकते, राइट? सिमिलरली अगर मुझे एड्रेस निकालना है, इन ऑर्डर टू फाइंड एड्रेस, डू आई नीड कोर्स नंबर? I can find it simply by using enrollment number. It means that the student name column is partially dependent on my primary key. क्योंकि मुझे कोर्स नंबर की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट नेम निकालने की। समझ में आ गया पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोर्स नेम मुझे निकालना है, कोर्स नेम निकाल सकता हूँ कोर्स नंबर के बेस पे, राइट? मुझे एनरोलमेंट नंबर की जरूरत है, अगेन पार्शियल डिपेंडेंसी। सो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हमारी टेबल में नहीं है। दिस इज व्हाट द सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेज। ऑल द कॉलम्स which are not part of primary key, they should be fully dependent on the primary key. और अभी इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंट। अब इसका क्या कर सकते हैं हम? इसको तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो दिस टेबल इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, so what I can do, I can convert that, I can decompose it into 3 tables. ठीक है, पहली टेबल में क्या क्या होगा? एनरोलमेंट नंबर एस नेम एंड एड्रेस। सेकंड टेबल में कोर्स नंबर, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, ऑफिस। और थर्ड टेबल एक मैपिंग टेबल होगी जहां पे एनरोलमेंट नंबर और उसके बगल में कोर्स। अब इसमें देखो आपको कहीं पे वो दिख रहा है, यहाँ पे प्राइमरी की है एनरोलमेंट नंबर, तो फुल एस नेम इज फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, एड्रेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अब कोर्स नेम, यहाँ पे कोर्स नंबर क्या है? प्राइमरी की है, तो कोर्स नेम इज फुली डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर, इंस्ट्रक्टर इज फुली डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर एंड ऑफिस इज फुली डिपेंडेंट ऑन, और यहाँ पे भी कोर्स नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों मिला के प्राइमरी। तो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी का रूल अब फॉलो हो गया, मीट हो गया। ठीक है, नाउ दिस टेबल इज इन द सेकंड नॉर्मल। क्लियर है? ओके, जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म मीट हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, राइट? एंड व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म? ए टेबल मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, राइट? एंड देयर, उसका रूल है there should be no transitive dependency in the table. अभी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या है इसको समझते हैं, ठीक है? और अगर ये समझ गए तो आपके तीनों नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल को देखते हैं, आई कैन फाइंड द इंस्ट्रक्टर। जैसे मान लीजिए अभी तो हम कॉलेज में क्या होता है, एक प्रोफेसर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, राइट? तो वही सिचुएशन को इमेजिन करना है, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्टर एक ही कोर्स पढ़ा रहा है। So let's say if I want to find the instructor, I can find on the basis of course number. जैसे पावर बीआई का एक इंस्ट्रक्टर है, टैबलू का एक है, पाइथन का एक है, तो अगर मुझे कोर्स नंबर या कोर्स नेम दे दिया जाए तो मैं इंस्ट्रक्टर पता लगा सकता हूँ, राइट? एंड इफ आई वांट टू फाइंड द ऑफिस नंबर, कि मान लीजिए रॉबर्ट का ऑफिस नंबर क्या है, तो मुझे इंस्ट्रक्टर का नाम दे दोगे तो मैं पता लगा सकता हूँ ऑफिस, राइट? तो यानी कि कोर्स नंबर से मैं इंस्ट्रक्टर पता लगा पा रहा हूँ और इंस्ट्रक्टर से ऑफिस। तो इनडायरेक्टली ऑफिस किसकी वजह से पता लगा सकता हूं मैं? कोर्स नंबर की वजह से। पर क्या ये सेंस बन रहा है? कोर्स नंबर के बेस पे मैं किसी का ऑफिस निकाल रहा हूं, ऑफिस नंबर निकाल रहा हूं, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। B is dependent on A, C is dependent on B, that's why A is dependent on C. ठीक है, जैसे कोर्स नंबर हमने निकाला, इंस्ट्रक्टर हम पता लगा सकते कोर्स नंबर से, इंस्ट्रक्टर ऑफिस, और अब मैं ऑफिस निकाल सकता हूं कोर्स नंबर। इज दैट क्लियर? और इसी को ये थर्ड नंबर फॉर्म बोलता है कि ये नहीं। ये रूल्स बनाए हैं किसी ने, आई थिंक पीपल हैव डन सम रिसर्च, right, and they say that this kind of transitive dependency should not be there.
और अभी तो हमने 3 ही रूल पढ़े हैं. There are 10 normal forms, right? Organization who are into research, right? जो डिफेंस में काम करती हैं वो 10 नॉर्मल फॉर्म तक डेटाबेस को मेंटेन करती है. कॉर्पोरेट में 3 लेवल तक सफिशिएंट, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए. अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस टेबल को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं और मैंने एक टेबल बना दी, कोर्स नंबर, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर, और एक इंस्ट्रक्टर और ऑफिस. अब वो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी खत्म हो गई. नाउ दिस इज इन थर्ड मॉडल. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन. ओके. अगर थियोरेटिकली इसको समझना है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दीज आर द सेट ऑफ द रूल्स व्हिच वी शुड फॉलो so that we can reduce the data redundancy. Is that clear? Okay.